जादू में फंसी चिड़िया शहजादी। एक जमाने में एक किसान चिड़िया रहती थी जिसके दो बेटे थे। उनके नाम थे कुकू और बबलू। बबलू बेटा कहाँ हो, इधर आओ। क्या हुआ मम्मा, सोने भी नहीं देती? कुकू बेटा तुम ये खेत का काम खत्म करो, तब तक मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। दूसरे जंगल जाते हुए वो किसान चिड़िया सोचने लगती है, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। गरीब होने से पहले मैं कुछ देर बैठकर आराम कर लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसी पेड़ के नीचे एक कबूतर और तोता आपस में बातें कर रहे थे। रानू चिड़िया भी उनकी बातें सुन रही थी। यार कबूतर, मैंने सुना है कि बादशाह की बेटी को महल में एक काली कौवी और दो चीलों ने कैद कर रखा है। जो कोई उसे आजाद करवाना चाहता है उसे 3 परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मैंने दूसरे पक्षियों से सुना है कि वो 3 परीक्षा बहुत मुश्किल हैं। हाँ, मैंने सुना है जो भी ये 3 परीक्षा पूरी नहीं कर पाता वो जालिम चील उन्हें खा जाती हैं। मिठू, अगर किसी ने ये परीक्षा पूरी कर ली तो वो पक्षी शहजादी चिड़िया के साथ शादी करेगा और उस बड़े महल का राजा भी बनेगा। ये सुनते हुए रानू चिड़िया ने सोचा, ये काम मेरा बेटा बबलू करेगा। वो ये परीक्षाएं पूरी करेगा और फिर करेगा चिड़िया शहजादी से शादी, जिसके बाद मेरा बेटा पूरे जंगल का राजा बन जाएगा। कुछ ही दिनों बाद रानू चिड़िया अपने बेटे बबलू को महल के सफर के लिए रवाना कर देती है। बबलू एक बुरे दिल का चिड़ा था। जब वो चूंटियों के बिल के पास पहुंचा तो उसने उनके घर को तोड़ दिया। वो करीब की नदी से पानी पीने गया तो वहाँ उसने बतख के बच्चे को मारा, जिसके बाद उसने एक मधुमक्खियों का छत्ता देखा और उसे भी तोड़ दिया। और आखिरकार वो महल के दरवाजे पर पहुँच गया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुझसे इंतजार करवाया। मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। तभी अंदर से काली कौवी दरवाजे की तरफ आई और उसने दरवाजा खोला। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ 1 घंटे से खड़ा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अच्छा, बताओ तुम्हें क्या काम है? मुझे शहजादी को बचाना है और बादशाह बनना है। रुको जरा, पहले तुम्हें 3 परीक्षाओं को पूरा करना है। कैसी परीक्षा? मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं ये बीज हवा में उछालूंगी और ये सब इधर उधर बिखर जाएंगे। तुम्हें 1 घंटे में ये सब बीज इकट्ठे करके फिर से इस थैली में डालने होंगे। काली कौवी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये भी कोई परीक्षा है? अच्छा, मैं 1 घंटे में वापिस आती हूँ। फिर काली कौवी ने मैदान में वो सारे बीज बिखेर दिए और वहाँ से चली गई। अरे ये क्या, ये तो नामुमकिन है, मैं नहीं उठाऊंगा ये बीज। जिसके बाद काली कौवी फिर से आई और उसने दूसरी परीक्षा दी। काली कौवी ने 12 सोने की अंगूठियों को एक तालाब में फेंक दिया। बच्चे, अब तुम्हें 1 घंटे में ये सारी मुझे वापस लाकर देनी होंगी। मैं पागल नहीं हूँ, पानी बहुत ठंडा और गहरा है। अरे बेटा, तुम तो मेरी परीक्षाओं को पूरा ही नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तीसरी परीक्षा देती हूँ। फिर काली कौवी बबलू को लेकर महल के अंदर चली गई और वो एक अंधेरे कमरे में गए। तुम्हारे सामने ये 3 चीजें हैं, इन तीनों में से एक शहजादी है। अगर तुमने सच बता दिया तो वो शहजादी तुम्हारे साथ शादी कर लेगी, और अगर तुम ना बता सके तो तुम्हें वो चीलें खा जाएंगी। मैं ये 1 नंबर वाले को चुनता हूँ। जैसे ही वो बताता है तो कपड़ा वहाँ से हट जाता है और उसके नीचे से वो जालिम चील निकल आती है। नहीं, कोई मुझे बचाओ, ये तो जालिम चील है। फिर वो जालिम चील बबलू को खा जाती है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, बबलू कहाँ है? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मा, मुझे जाने दीजिए महल। नहीं कुकू बेटा, मैं अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। मम्मा, यकीन कीजिए मुझ पर, मैं जरूर लौट कर आऊँगा। फिर कुकू ने एक रोटी का टुकड़ा लिया और वो महल की जानिब उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया, जहाँ उसने देखा कि चूंटियाँ अपना घर बनाने में लगी हुई हैं।
बेचारी चूंटियों, क्या हुआ? किसने तोड़ा तुम्हारा घर? मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ। चूंटियों का घर बनाने के बाद कुक्कू नदी पर पानी पीने गया और वहाँ उसने बतख के बच्चे देखे। आओ आओ प्यारे बतख के बच्चों, तुम्हें भूख लगी होगी। ये लो, ये रोटी के टुकड़े खा लो। बतख के बच्चों ने वो रोटी के टुकड़े खाए। फिर कुक्कू को जमीन पर गिरा हुआ मधुमक्खियों का छत्ता नजर आया। उसने वो छत्ता उठाकर फिर से पेड़ पर रख दिया। फिर से कुक्कू महल की जानिब अपना सफर शुरू करता है। जब कुक्कू वहाँ पहुँचा तो उसने दरवाजा खटखटाया। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? आंटी, मेरा नाम कुकू है और मैं शहजादी चिड़िया को बचाने आया हूँ। पहले तुम्हें 3 परीक्षा पूरी करनी पड़ेंगी। जिसके बाद वो काली कवि वो बीज फिर से जमीन पर फेंक देती है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं ये कर लूँगा। 45 मिनट की कोशिश के बाद भी कुकू उन बीजों को इकट्ठा नहीं कर पाता। इतनी ही देर में कुकू की मदद के लिए ढेर सारी चूंटियां वहां आ जाती हैं, क्योंकि कुकू ने उनका घर बनाने में उनकी मदद की थी। फिर वो सारी चूंटियां मिलकर थैली को वापस भर देती हैं। अरे वाह दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। जिसके बाद वो काली कवि फिर से वहां आ गई। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना है। तुम्हें 12 अंगूठियां इकट्ठी करनी हैं। ऐसा कहते हुए वो काली कवि अंगूठियां नदी में फेंक देती है। कुकू ने नदी में छलांग लगाई, मगर पानी बहुत गहरा था। कुकू उन अंगूठियों को नहीं निकाल पाया। मगर तभी कुकू ने देखा कि तालाब की छोटी बतखें वो सारी अंगूठियां ले आई हैं। वो सभी वही बतखें थीं जिनको कुकू ने रोटी के टुकड़े खिलाए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद कुकू काली कवि के पास गया। सभी 12 अंगूठियां? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब मेरे पीछे आओ। फिर काली कवि ने कुकू को आखिरी परीक्षा के बारे में बताया। वो सामने ढांपे हुए 3 मुजस्मे देखता है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शहजादी चिड़िया किस में है। अरे ये सब तो एक जैसे हैं। सोचो सोचो कुकू, इनमें से शहजादी कौन सी हो सकती है? एक सुबह रानू चिड़िया और मिठू तोता भोजन की खोज में उड़ रहे थे। तभी उन दोनों को रास्ते में एक कबूतर बेहोश पड़ा नजर आता है। चिड़िया, ये तो कबूतर है, लगता है बेहोश है। हाँ मिठू, ये कबूतर हमारे जंगल का तो नहीं लगता। चलो हम इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता दोनों कबूतर को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। बुलबुल कबूतर का इलाज करती है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर को होश आ जाता है। शुक्र है ऊपर वाले का। अरे कबूतर भाई, तुम ठीक हो ना? परंतु कबूतर तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। वो तो टुकर टुकर देख रहा था। अरे कबूतर, तुम बोलते क्यों नहीं हो? चिड़िया, मुझे लगता है ये कबूतर बोल नहीं सकता। बुलबुल की बात सुनते ही कबूतर अपना हाँ में सर हिलाता है। अरे ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ मिठू, आज के बाद हम कबूतर का ध्यान रखेंगे और आज से कबूतर भी हमारा दोस्त है। ये सुनकर कबूतर भी मुस्कुरा पड़ता है। फिर दोनों पक्षी कबूतर को अपने साथ ले जाते हैं। धीरे धीरे कबूतर जंगल के सभी पक्षियों में घुल मिल जाता है। एक दिन वो तीनों बैठे हुए थे कि तभी गोरी कवि और कालू कौवा आते हैं, जिनके पास एक फलों की टोकरी थी। अरे कैसे हो मेरे जंगल के पक्षियों? हम ठीक हैं गोरी, मगर तुम दूसरे जंगल से कब आए हो? देखो देखो चिड़िया, हम दोनों अभी आए हैं और तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आए हैं। तभी गोरी कवि और कालू कौवे की नजर कबूतर पर पड़ती है। अरे ये कौन है? कालू, ये कबूतर है, कुछ दिनों से हमारे साथ ही रह रहा है। बेचारा ये कबूतर बोल नहीं सकता। कोई बात नहीं मिठू, हमारे जंगल में तो गूंगे बहरे सभी रहते हैं। गोरी, ऐसा नहीं बोलते। फिर वो कौवे दोनों हंसने लगते हैं। ये देखकर कबूतर के चेहरे पर उदासी छा जाती है। फिर चिड़िया और मिठू वो फल खाते हैं। अरे गोरी, ये फल तो बहुत मजे के हैं और ताज़ा भी। हाँ हाँ मिठू, हम दोनों ये फल तुम सब पक्षियों के लिए लेकर आए हैं। कबूतर के अलावा जंगल के सभी पक्षियों ने वो मीठे फल खाए, मगर कबूतर नहीं खाता, क्योंकि वो कौवों की बात से बहुत उदास था।
चिड़िया बहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ मिठू भैया, मुझे भी। चलो पक्षियों, कल मिलेंगे सब। जिन जिन पक्षियों ने वो फल खाए थे, सभी अपनी आँखों में नींद लिए वहाँ से अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। कबूतर सोच में पड़ जाता है। ये सब पक्षी रात को तो देर तक जागते रहते हैं, मगर आज ऐसा क्या हुआ जो इन्हें इतनी जल्दी नींद आ रही है? तभी वो कौवे खुश होते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। ये कौवे कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना होगा। अब कबूतर भी उन कौवों के पीछे पीछे उड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि वो दोनों कौवे एक शिकारी चील के पास बैठे हुए हैं। कबूतर छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है। क्या हुआ कौवों, कैसी खबर है? खबर तो बहुत अच्छी है चील दी। जो आपने फलों में नशे की दवा मिलाई थी, वो अपना काम कर रही है। वो फल खाते ही सभी पक्षियों को नींद आ गई। अरे वाह, तो इसका मतलब है मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही जाऊंगी। लगता है ये कौवे जरूर कोई चाल चल रहे हैं, मगर मैं क्या करूं? काश मुझे भी बोलना आता। अगली सुबह जंगल के सभी पक्षी तालाब के किनारे जमा थे। तभी गोरी कौवी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है और आप सब पक्षी उसमें इनवाइट हो। अरे वाह गोरी, पार्टी! फिर तो हम जरूर आएंगे। हाँ मिठू, आप सब शाम को बगीचे में पहुँच जाना। ये कहते हुए वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, आखिर ये कौवे इतने अच्छे कैसे हो गए? चिड़िया, अच्छी ही तो बात है। पहले हर समय ये कौवे सबको तंग करते थे, अब ये ठीक हो गए हैं। उन दोनों को ऐसे बातें करता हुआ देखकर कबूतर मन में सोचने लगता है। काश मुझे भी बोलना आता तो मैं इन्हें बताता कि कैसे ये कौवे उस शिकारी चील के साथ मिलकर इन्हें धोखा दे रहे हैं। रात को कौवों की पार्टी में सभी पक्षी चले जाते हैं। वहाँ पहले से ही बहुत सारे मीठे मीठे फल रखे हुए थे। अरे पक्षियों, पार्टी को शानदार जो बनाना था, इसलिए मैंने सभी फल लाकर रखे हैं। परंतु गोरी, मेरे लिए तो मिर्ची नहीं है, मुझे तो मिर्ची खानी है। गोरी कौवी आहिस्ता से कालू कौवे से कहती है। कालू जी, आज रात इनकी आखिरी पार्टी है, चलो हम मिट्ठू के लिए मिर्ची ले आते हैं, तब तक ये फल खा लेंगे। इन सब के मरने के बाद जंगल पर हमारा राज होगा। हाँ गोरी, तुमने ठीक कहा। ठीक है मिट्ठू, तुम ये फल खाओ, मैं और गोरी तुम्हारे लिए मिर्ची लेकर आते हैं। ये कहते हुए वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। तभी कबूतर भी वहाँ पहुँच जाता है। कबूतर भैया, बहुत अच्छा हुआ जो आप भी आ गए। आप भी हमारे साथ मिलकर मीठे फल खाएं। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर, मेरी आवाज मुझे लौटा दे। अब कबूतर आवाज देने के लिए जोर लगाता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। अरे चिड़िया, कबूतर तो चीख रहा है, ये कहना क्या चाहता है? चिड़िया, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैं तो ये फल खाने लगा हूँ। मिठू वो फल खाने ही वाला था, तभी कबूतर जोर से बोलता है। रुक जाओ मिठू, उस फल को मत खाना। अरे कबूतर भैया, आपको बोलना आता है? चिड़िया, शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। लेकिन कबूतर, ऐसे कैसे अचानक तुम्हारी आवाज वापस आ गई? मिठू, ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने समय रहते मेरी आवाज मुझे लौटा दी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, वो कौवे शिकारी चील के साथ मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं। अब कबूतर ने जो कुछ भी देखा था वो सारी बात पक्षियों को बता देता है। इन कौवों को तो हम छोड़ेंगे नहीं, जरा आने दो इन्हें। ऐसे नहीं चिड़िया, हमें क्या करना है, मेरे पास एक योजना है। थोड़ी देर बाद वो कौवे चील को लेकर वहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि सभी पक्षी बेहोश पड़े हैं। देखा चील दी, हमारा काम हो गया। अरे वाह वाह कौवों, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं इन पक्षियों को खाऊंगी और अपने सभी साथियों को दूंगी। बदले में तुम दोनों इस जंगल पर राज करना। तभी कबूतर उड़ जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है चील? तभी सभी पक्षी उठ जाते हैं। अरे ओए गूंगे, तू बोलने कब से लगा? मुझे सब पता है गोरी, तुम सबकी करतूत को सामने लाने के लिए मुझे ऊपर वाले ने आवाज दे दी। फिर सभी पक्षी मिलकर उन तीनों की खूब पिटाई करते हैं। रानो चिड़िया और फिर गोरी कौवी की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। गोरी कौवी और रानो चिड़िया जहाँ भी जाती एक साथ जाया करती थी।
गौरी ने शादी के बाद 11 अंडे दिए और फिर रानो ने भी शादी के बाद 11 अंडे दिए। गौरी के सभी अंडों में से 11 बेटियां निकली और फिर रानो के अंडों में से 11 बेटे। गौरी, ये क्या है? 11 बेटियां? अरे मर जाऊंगा। इनका दहेज इकट्ठा करते और इनकी शादियां करते करते। कालू जी, अब मेरी बेटियों को बुरा भला मत बोलो, ऊपर वाले की देन है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटियों से। अरे तू खुश है, मैं तो नहीं। मन तो करता है उठा कर बाहर फेंक दूं। खबरदार, अगर तुमने मेरी बेटियों को हाथ भी लगाया, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। कोरी, अपनी हद में रहो। बेटियां कर पैदा हो गई, तू तो मेरा अदब करना ही भूल गई। रानो, माशाल्लाह से 11 बेटे हुए हैं हमारे। हाँ पति जी, 11 बेटे। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर इनमें एक दो बहन हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। रानो, ऊपर वाले की रजा में खुश होना सीखो। और हाँ, 11 बेटे हैं। अरे हमारा बाजू बनेंगे हमारे बेटे। बेटे तो आपका बाजू बनेंगे ना। जब मुझे बेटी मिलेगी मैं तब ज्यादा खुश होगी, क्योंकि बेटी मेरा सहारा बनेगी। रानो और रानो के पति में बहुत प्यार था। वो अपने बच्चों को जैसे देख देख कर जी रहे थे। रात हो जाती है। रात के समय सभी सो जाते हैं। कालू, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ लाओ, मैं बच्चों को खिलाऊं। अगर यही बेटे पैदा होते, अभी से इनको चोरी करने की ट्रेनिंग दे चुका होता मैं। अब देखो, बेटियों को क्या मैं चोर बनाऊंगा। वैसे ऊपर वाला ठीक फैसले करता है। बेटे होते तो चोर बनते, सभी पक्षियों को तंग करते। इससे अच्छा है मेरी बेटियां ही हैं। गौरी, तमीज से बात करो। अगली बार जब अंडे होंगे तो सिर्फ बेटे ही निकलेंगे वहाँ से। तभी 11 के 11 बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। मम्मा, मम्मा खाना दो। मम्मा मुझे भी दो। मम्मा भूख लगी है। मेरे सुंदर बच्चों, तुम्हारे पापा नहीं, कोई जालिम इंसान है। मेरे सुंदर बच्चों, ये तुम्हारे पापा नहीं बल्कि कोई जालिम पक्षी है जो बच्चों को रोता देखकर सोने की तैयारी कर रहा है। कालू चुप करके घोंसले में लेट जाता है और फिर बच्चे थे कि चुप करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कालू गुस्से में उठता है, घोंसला उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। कालू, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी जो जुल्म तुम मेरे बच्चों के साथ कर रहे हो ना। मेरी बेटियां बड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ मेरा सहारा बनेगी। जाओ जाओ, ये बेटियां अपना दाना भोजन कर नहीं सकेंगी। अरे तुझे क्या खिलाएंगी ये बेटियां? गौरी उनका घोंसला दूसरे पेड़ पर जाकर रख देती है और फिर खुद भी अपनी बच्चियों के साथ रहना शुरू करती है। सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह कालू कौवा गौरी के पास जाता है। चलो चलो घर चलो, बहुत कर लिया। ये बेटियां अब बड़ी हो गई है, अपना दाना भोजन खुद करेंगी और फिर खुद ही घोंसला बनाएंगी। चलो तुम मेरे साथ। कालू, मैं अपनी 11 बेटियां ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं पहले बता दिया हूँ। चलती हो या 2 लगाओ तुम्हारे कान के नीचे? चलो मेरे साथ। कालू गौरी को अपने साथ ले जाता है। गौरी भी कुछ ही दिनों में 4 अंडे दे देती है। कालू, मैं तो बहुत खुश हूँ और 4 अंडे होंगे। हाँ, अब ये बकवास न करना कि चारों में से बेटियां निकलेंगी। अरे मेरा बेटा ही निकलेगा। गौरी बहुत उदास रहने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर बेटी हो गई तो उसकी घर में जगह नहीं, और बेटा हो गया तभी वो उसकी खुशकिस्मती होगी। आखिर वो दिन आ जाता है। अंडे फूटते हैं, उनमें से कालू के 4 बेटे निकल आते हैं। अरे वाह वाह गौरी, 4 बेटे। अरे मैं पूरे जंगल में बता कर आता हूँ। कालू कौवा जंगल में निकल जाता है। वो मिट्ठू तोते के पास जाता है। यार तोते, मेरे 4 बेटे आए हैं आज अंडों से बाहर। वैसे कालू, बुरा मत मनाना, पहले वाली 11 बेटियां संभाली नहीं जाती और ये 4 बेटे, इनको कैसे संभालोगे? जाओ जाओ गंदी मोटी चोंच वाले, तो मुझे बातें सुनाएगा। ये मेरे बेटे हैं, इनको मैं अपने वाला काम धंधा सिखाऊंगा। जाओ जाओ चोर कहीं के, चोर के बच्चे चोर ही बनेंगे, कौन सा डॉक्टर बनेंगे। ये बोलकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत गया। कालू के 4 बेटे अब बड़े हो गए थे। उन बेटों की दोस्ती उल्लू के साथ थी। उल्लू बहुत ज्यादा ही लौफर थे। यार जग्गू, देखो हमारे पास कोई बड़ा नहीं है जो चोरी करके हमें खिलाए और हमारा खर्चा पूरा करे।
हाँ यार, मुझे तो बीड़ी पीने का बड़ा दिल करता है, मगर क्या करूँ, मेरे पापा चोरी तो करते हैं मगर पापा खुद ही रखते हैं अपने पास। अरे यार, मेरे पास एक उपाय है। तुम्हारे पापा तो बड़े चोर हैं। ऐसा करो, अपने पापा हमारे पास लेकर आओ, हम तुम्हारे पापा से चोरियां करवाएंगे और मजे मजे से अय्याशी करेंगे। कालू के चारों बेटे कालू के पास जाते हैं। पापा पापा, हमारे दोस्त के घर में पार्टी है, वो बोल रहे हैं तुम्हारे पापा सभी कौवों में से हीरो है, अपने पापा को ले आओ। अरे वाह वाह, मेरे बच्चे जहाँ जाते हैं कितने फख्र से बोलते हैं कि हम कालू के बच्चे हैं। चलो चलो, हम चलते हैं। वो बच्चे अपने पापा को साथ लेकर उल्लू के इलाके में चले जाते हैं। कैसे हो उल्लू बेटा, तुम तो मेरे चारों बेटे के दोस्त हो, मेरे लिए बड़ी इज्जत के काबिल हो। हो अंकल, आप भी मेरे लिए बड़ा मुकाम रखते हैं क्योंकि आप मेरे दोस्तों के बाप हैं। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वो अचानक उस कालू कौवे को पिंजरे में बंद कर देते हैं। बताओ पापा, कैसा लग रहा है अंदर? अरे जग्गू के बच्चे, तुमने मेरे साथ ये किया, अपने पापा को बंद करवाएगा? चुप कर जाओ कौवे, नहीं तो अभी तुम्हें जान से मार देंगे। और हाँ, तुम रात को रोजाना चोरी किया करोगे और वो चोरी सिर्फ हमें ही दोगे। वो उल्लू बहुत जालिम थे। वो कालू कौवे से चोरी करवाते, कालू से गलत काम करवाते, सारे पैसे अपने पास रखते। रानू चिड़िया अपना सामान एक पोटली में बांधती है और गोरी कवि के घर जाती है। गोरी कवि भी अपने घर में अपना सामान एक पोटली में बांधे हुए बैठी हुई थी, क्योंकि वो दोनों सहेलियां एक लंबी यात्रा के लिए जा रही थीं। उन्हें अपने जंगल को छोड़कर सागर वाले जंगल की ओर जाना था। वो दोनों सहेलियां अपनी अपनी पोटली उठाते हुए वहाँ से उड़ जाती हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाती हैं। घने जंगल में जाकर वो एक जगह पर रुकती हैं। चिड़िया बहन, मुझे तो भूख लग गई है, चलो हम दोनों अपना अपना भोजन खा लेती हैं। गोरी बहन, ठीक कहा, मेरा भी भूख से बहुत बुरा हाल है। फिर वो दोनों सहेलियां अपने अपने सामान से अपना दाना निकाल कर खाने लगती हैं। वो दोनों दाना खाती हैं और फिर पानी पीती हैं और फिर से वो अपना सफर शुरू करती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। वो रात गुजारने के लिए वहीं एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। गोरी बहन, ठंडी रात है, ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि किसी पक्षी के घर में आसरा ले लेते हैं। चिड़िया, वो सामने किसी पक्षी का घर है, मैं अभी पूछ कर आती हूँ। गोरी कवि जाती है और घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के अंदर से एक तोती बाहर आती है। वो घर एक तोती का था। अरे कवि, तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तोती बहन, हम परआवाज़ी पक्षी हैं। क्या तुम आज की रात मुझे और चिड़िया को अपने घर में रख लोगी? देखो कवि, तुम दो दोस्त हो मगर मेरा घर बहुत कमजोर है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही अपने घर में रख सकती हूँ। हाँ ठीक है तोती, तुम उस चिड़िया को छोड़ो, मुझे अपने घर में रख लो। वो चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर रात गुजार लेगी। फिर गोरी कवि जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। मान गई चिड़िया, वो तोती मान गई। तो फिर चलो गोरी बहन, बाहर बहुत सर्दी है। नहीं चिड़िया, उसका घर बहुत कमजोर है, वो केवल मुझे ही अपने घर में रखेगी। तो क्या गोरी, तुम मुझे आज की रात यही ठंड में छोड़कर चली जाओगी? हाँ चिड़िया, तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ ठंड में मरूंगी क्या? गोरी कवि आराम से अपना सामान उठाती है और तोती के घर में चली जाती है। अरे कवि, तुम कैसी दोस्त हो जो अपनी सहेली को ऐसे ठंडी में छोड़कर यहाँ आ गई हो? तोती, वो जरूर मेरी दोस्त है मगर इतनी भी नहीं कि मैं ठंडी में उसके साथ बाहर बैठी रहूं। गोरी कवि सो जाती है और जोर जोर से खराटे लेने लगती है। ये किस मुसीबत को मैंने अपने घर में रख लिया। खिड़की से तोती बाहर चिड़िया को देख रही थी। तोती को चिड़िया पर दया आ जाती है। वो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा घर कमजोर है, इसलिए मैंने कवि से कहा था कि कोई एक ही मेरे घर में रह सकता है। तोती बहन, कोई बात नहीं, अगर मेरी सहेली मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं रात यहाँ गुजार ही लूंगी। चिड़िया, जो भी होगा देखा जाएगा, मगर तुम भी मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया मना करती है मगर तोती चिड़िया को लेकर अपने घर चली जाती है। वो दोनों भी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है।
गोरी कवि उठ जाओ, जाने का समय हो गया है। गोरी कवि झट से उठकर बैठ जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे आई? कवि, तुम तो अपनी दोस्त को बाहर छोड़ आई, मगर मुझसे ये देखा नहीं गया, तो मैं चिड़िया को भी अपने घर में ले आई। तोती बहन, आपका धन्यवाद। अब हम जाते हैं। चिड़िया बहन, याद रखना, जो दोस्त मुसीबत में काम न आए वो किसी काम का नहीं होता। हाँ तोती बहन, मुझे सब पता चल गया है। कवि शर्मिंदा होती है और फिर से रानू चिड़िया और गोरी कवि वहाँ से उड़ जाती हैं। वो दोनों सहेलियाँ ऐसे उड़ते हुए जा रही थी कि सामने कबूतर की मिठाई की दुकान आ जाती है। गोरी और चिड़िया दोनों कबूतर की दुकान पर रुकती है। क्या आप परवासी पक्षी हो? हाँ कबूतर भैया, हम फूलों वाले जंगल से आए हैं और सागर वाले जंगल में जा रहे हैं। मैं हर आने जाने वाले पक्षी की सेवा करता हूँ। लो, एक एक लड्डू तुम भी खा लो। चिड़िया बहन, अभी अभी हमने दाना खाया है, ये लड्डू रख लेते हैं, शाम को खा लेंगे। फिर वो दोनों अपना अपना लड्डू अपने अपने सामान में रख लेती हैं। वो दोनों फिर से उड़ती हैं। आखिरकार वो दोनों सागर वाले जंगल में पहुंच जाती हैं। गोरी बहन, हमें सबसे पहले इस जंगल में अपना घर बनाना होगा। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा करो, जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो, मैं तब तक आराम कर लेती हूँ। रानू चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है और गोरी कवि सो जाती है। लेटे लेटे गोरी कवि को लड्डुओं का ख्याल आता है। गोरी कवि जल्दी से उठती है और अपनी पोटली से वो लड्डू निकाल कर खाने लगती है। बहुत मजे का है ये लड्डू, जब तक चिड़िया लौट कर आएगी मैं उसका लड्डू भी खा लूंगी। गोरी कवि चिड़िया का लड्डू भी निकाल कर खा लेती है। ऊपर से रानू चिड़िया भी आ जाती है। अरे गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा लड्डू क्यों खा रही हो? चिड़िया, मुझे लगा कि ये मेरा सामान है। अच्छा, तुम अच्छी तरह से जानती हो गोरी कि ये किसका सामान है। फिर रानू चिड़िया लकड़ियाँ रखकर घर बनाने का काम शुरू कर देती है। गोरी, अब जल्दी जाओ और सूखी घास लेकर आओ, हमें छत के लिए सूखी घास की जरूरत होगी। हाँ हाँ चिड़िया, मैं अभी लेकर आती हूँ। गोरी कवि वहाँ से जाती है। उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल खाती है और वापस मुँह लटकाए चली जाती है। चिड़िया बहन, मुझे तो घास कहीं से भी नहीं मिली। अच्छा गोरी, मैं ले आऊंगी, तुम चिंता ना करो। फिर रानू चिड़िया सारा काम करती है। वो लकड़ियाँ लाती है और सूखी घास भी। परंतु गोरी कवि आराम से वहीं सो रही थी। शाम होने से पहले रानू चिड़िया अपने लिए घर बना लेती है। फिर रानू चिड़िया अपना सामान उठाकर घर के अंदर रखती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब मुझे कोई डर नहीं, मैं रात सुकून से गुजारूंगी। रात होते ही गोरी कवि की आँख भी खुल जाती है। ठंड है, बहुत ठंड है। चिड़िया, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया बहन, जल्दी करो, घर का दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया खिड़की से बोलती है। जैसे अकेली अकेली तोती के घर में गई थी और जैसे अकेले अकेले लड्डू खाए थे, ऐसे ही अब अकेले अकेले अपना घर बना लो। चिड़िया, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे अब तुम्हारी जैसी दोस्त नहीं चाहिए। जाओ, कोई अपनी जैसी लालची दोस्त ढूंढ लो। फिर गोरी कवि को अपने किए पर पछतावा होता है। आधी रात को रानू चिड़िया गोरी कवि को अपने घर में ले आती है और कहती है, गोरी, अब मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं रखूंगी। मैं तुम्हें इसलिए अपने घर में लेकर आई हूँ कि कहीं तुम ठंड से मर ना जाओ। गोरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने एक मुखलिस दोस्त को खो दिया था। एक शाम जंगल के सभी पक्षी तालाब के पास बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक पीले रंग की सुंदर चिड़िया डरी हुई आ जाती है। आप पक्षियों में से मुझे कोई बचाएगा? मेरे पीछे एक बाज पड़ा हुआ है। ये सुनकर सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं। अगर वो बाज तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम्हें चिड़िया भाग जाना चाहिए। यहाँ हमारे जंगल में आकर मदद मांगने से क्या फायदा। और हाँ, अगर किसी पक्षी ने तुम्हें अपने घोंसले में रख लिया तो वो भी अपनी जान से जाएगा। कोई भी पक्षी चिड़िया की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। फिर सभी पक्षी ने मिलकर चिड़िया को वहाँ से जाने के लिए कहा। चिड़िया कोई बहस किए बिना वहाँ से चली जाती है। एक दिन एक सांप जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे घोंसले में पड़े हुए अंडे पर जाती है। वो तुरंत उस अंडे के पास जाता है। तभी गोरी कवि भी अपने बेटे जग्गू के साथ वहाँ आ जाती है।
अरे कव्वी, अगर अंडा पैदा किया है तो उसका ध्यान रखना भी सीखो। मैं तो अभी इस अंडे को खाने ही वाला था। क्या बकवास कर रहे हो सांप? ये अंडा मेरा नहीं है, मैं तो बस इसे देखने चली आई थी। ठीक है कव्वी, तो क्या मैं इसे खा जाऊं या तुम इसे पालना चाहोगी? मुझे क्या पड़ी है इस लावारिस अंडे के चक्कर में अपना टाइम जाया करने की। तुम्हें खाना है तो खा जाओ। मम्मा, जिस पक्षी का ये अंडा होगा वो कितना परेशान हो रही होगी। आप इस अंडे को हमारे घोंसले में ले चलिए ना। तो चुप कर जग्गू, जो माँ अपने अंडे का ध्यान नहीं रख पाई, हम उसकी जिम्मेदारी क्यों लें? तो ठीक है, मैं इसे खा जाता हूँ। ये कहते हुए सांप वो अंडा निकल जाता है। फिर गोरी कव्वी भी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी के जाते ही सांप के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उससे तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अंडा नहीं बल्कि एक जलता हुआ कोयला निगल लिया हो। वहीं पेड़ पर बैठा हुआ मिठू ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो अंडा सांप के मुंह से बाहर निकल आता है और वो सांप गायब हो जाता है। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? एक अंडे को खाने पर कोई गायब कैसे हो सकता है? दूसरी ओर गोरी कव्वी भी अपने घोंसले में बैठी बैठी गायब हो जाती है। एक दिन कालू कौवा और भूरा कौवा भोजन की खोज में उड़ रहे थे कि तभी वो अंडा देखकर वहाँ जाते हैं। पूरे, ये अंडा मेरा है। नहीं कालू, ये अंडा मेरा है, तुम इस पर अपनी बुरी नजर न डालो। तभी वहाँ पर वो पीली चिड़िया आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों इसे मत खाओ, ये अंडा मेरा है। अगर ये अंडा तुमने पैदा किया है तो इसका ध्यान भी रखना चाहिए था। अब ये अंडा मेरा है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वो अंडा खा लेता है। अंडा खाते ही कालू कौवा चीखने चिल्लाने लगता है। कालू को देखकर भूरा कौवा डर जाता है। फिर अचानक कालू कौवे के मुंह से अंडा बाहर आता है और कालू कौवा गायब हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या है? भूतिया अंडा। ये तो भूतिया अंडा है। भूरा कौवा चीखता चिल्लाता वहाँ से भाग जाता है। अब जंगल के सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही होने लगा था। सभी पक्षियों को वो अंडा नजर आता जिसे खाते ही वो गायब हो जाते। एक दिन जंगल की महारानी चील सभी पक्षियों को सभा में बुलाती है। मेरे जंगल के पक्षी कई दिनों से गायब हो रहे हैं, ना ही उनकी कोई खबर मिलती है और ना ही वो वापिस आते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें गायब कौन कर रहा है। महारानी चील, कालू कौवा मेरी आंखों के सामने गायब हुआ था। जैसे ही उसने अंडा खाया तो वो गायब हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा भूरे? गायब हो गया? फिर भूरे कौवे ने सारी बात महारानी चील को बता दी। क्या कहा तुमने? एक माँ चिड़िया के सामने उसका अंडा खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? माफ कर दीजिए महारानी, हम दोनों बहुत भूखे थे। ये तुमने बहुत बुरा किया। फिलहाल मैं गायब हुए पक्षियों को लेकर बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूँ। फिर मिठू तोता भी महारानी चील को बताता है कि सांप भी अंडा निगलने से गायब हुआ था। ये तो बहुत अजीब बात है। पक्षियों के गायब होने के पीछे कोई अंडा हो सकता है भला? सुन लो पक्षियों, किसी को भी कोई अंडा दिखाई दे तो वो उसे ना खाए। सभी पक्षियों के दिल में अब अंडे का डर बैठ गया था। एक दिन जंगल के सभी पक्षी देखते हैं कि जो भी जंगल के पक्षी गायब हुए थे वो एक जगह पत्थर की मूरत बने हुए थे और सामने वो अंडा भी रखा हुआ था। अंडा देखकर वो सब डर जाते हैं। तभी महारानी चील भी वहाँ आ जाती है। फिर महारानी चील अंडे से बोलती है, तुम्हें खाते ही ये सब पक्षी गायब हो गए थे और आज जब मिले हैं तो ये सब पत्थर के बन चुके हैं। मुझे तुम कोई साधारण अंडे नहीं लगते। बताओ इसके पीछे क्या वजह है? अंडा हिलने लगता है और अचानक गायब हो जाता है और उसी समय वहाँ पर पीले रंग की चिड़िया आ जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो गए। मैं सागर के जादुई जंगल से हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे जंगल के पक्षियों की परीक्षा लेने आई थी, परंतु महारानी तुम्हारे जंगल के सभी पक्षी मेरी परीक्षा में फेल हुए।
एक इतना बड़ा सांप होकर उसे एक अंडे को निकलने में जरा भी शर्म नहीं आई। दूसरी थी ये गोरी कौवी, जो खुद एक माँ होकर दूसरी माँ के अंडे की रक्षा तक न कर सकी और उसे छोड़कर चली गई। और तीसरा था ये कालू कौवा, मैं तो उसके सामने भी आ चुकी थी। मैंने उससे विनती की कि मेरे अंडे को छोड़ दे, लेकिन फिर भी उसने मेरे सामने ही मेरे अंडे को खा लिया। आज ये सब पक्षी जो पत्थर के बने हैं, ये सब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। चिड़िया, मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरे जंगल के पक्षी इतने आलसी और बेरहम हो चुके हैं। इनको सही गलत की पहचान ही नहीं रही। चिड़िया और महारानी चील की बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। फिर वो सभी पक्षी चिड़िया से माफी मांगते हैं। तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो मैं तुम सबको एक और मौका देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम फिर से गलती नहीं करोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और अगले ही पल पत्थर बने हुए पक्षी फिर से ठीक हो जाते हैं। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पक्षियों ने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी और वो सब खुशी का जीवन गुजारने लगे। आधी रात में गोरी कौवी किसी का भोजन चुराने के लिए इधर उधर उड़ रही थी। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, जो कुछ होता है वो मोटा कालू कौवा खा जाता है। काम तो कोई करता नहीं, निकम्मा सारा दिन सोया रहता है। रात बहुत गहरी हो गई है, सभी पक्षी सो गए होंगे। किसी न किसी का भोजन चुरा कर खा लेती हूँ। तभी गोरी कौवी उड़ती है, उससे मिठू तोते का घर नजर आता है। ये तो उस मोटी चोंच वाले मिठू का घर है। हाँ, सुबह देखा था मैंने, वो 2 अमरूद लेकर आ रहा था। हो ना हो 1 अमरूद पड़ा ही होगा। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी खिड़की के रास्ते मिठू के घर जाती है। मिठू तोता और हरियाली अपने घोंसले में सोए हुए थे। गोरी कौवी चुपके से रसोई में जाती है, वहाँ मिठू का अमरूद पड़ा हुआ था। गोरी कौवी जल्दी से वो अमरूद खाती है और फिर खिड़की के रास्ते वो वापस चली जाती है। अब गोरी कौवी का यही काम था, वो हर रात को किसी न किसी के घर जाकर चोरी करती थी। आज कहाँ जाऊँ? हाँ, कबूतर चाचा की दुकान पर जाकर जलेबी खाती हूँ। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। गोरी कौवी खिड़की के रास्ते दुकान में घुस जाती है और मजे मजे से जलेबियाँ खाने लगती है। पेट भर गया, अब चुपके से वापस चली जाती हूँ। उस गंदी आँखों वाले को पता नहीं चलेगा कि उसकी जलेबी कौन खा गया। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। जब कबूतर दुकान में जाता है तो वो देखता है, अरे कल रात तो मैं ढेर सारी जलेबियाँ रख कर गया था, मगर अब तो जलेबियाँ बहुत कम हैं। कौन चोर घुस आया था मेरी दुकान में? तभी कबूतर का ध्यान सामने पड़े हुए एक पंख पर जाता है। ये पंख तो गोरी कौवी का है। मिठाई जरूर गोरी कौवी ने ही चुराई होगी। कबूतर वो पंख उठा लेता है और कौवों के पास जाता है। रास्ते में कबूतर को मिठू तोता मिलता है। क्या हुआ कबूतर, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मिठू, रात किसी ने मेरी दुकान में घुसकर मेरी आधी जलेबियाँ खा ली। मुझे वही जलेबियों की टोकरी के साथ ये पंख मिला है। कबूतर यार, ये पंख तो गोरी कौवी का है। कबूतर यार, जंगल में बहुत दिनों से चोरियां हो रही है, मेरा भी अमरूद चोरी हो गया था। हो ना हो ये सारी चोरियां वो कौवी ही करती है, चलो हम उसके पास चलते हैं। फिर मिठू तोता और कबूतर वो पंख लेकर गोरी कौवी के घर जाते हैं। कौवो, जरा देखो तो ये पंख किसका है? ये पंख तो मेरी पत्नी गोरी का है। तो इसका मतलब है वो चोरियां गोरी कौवी ही करती है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले, मैंने अपना शैम्पू बदला है, इसलिए मेरे पंख गिर रहे हैं। हवा से उड़कर कोई चला गया होगा कबूतर की दुकान में। गोरी, बंद दुकान में तुम्हारा पंख भला कैसे जा सकता है? कालू, अब तुम भी इन दोनों के साथ मिल गए हो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन दोनों के साथ साथ तेरी भी जान ले लूंगी। फिर मिठू तोता और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर के बाद गोरी कौवी अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली स्वीटी के पास जाती है। स्वीटी, आज रात मैंने बहुत मजे किए। वो कैसे सहेली? मैंने कबूतर की दुकान से जलेबियाँ चुरा कर